हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 21 क्वेश्चन पढ़े थे। उससे आगे के ही आज हम क्वेश्चन फिर से देखेंगे। तो उससे आगे जो क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि कल हमने 21 क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लगभग में 1000 प्लस प्रश्न इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे। तो डेली बेस पे आपके 6 बजे क्लास रहती है। और एक क्वेश्चन हमारा आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा, मृदा मतलब हो गई आपकी मिट्टी, स्वयं जुताई वाली विशेषता को प्रदर्शित करती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या पिटमे मिट्टी। अगर मैं बात करूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी का विस्तार है उसे हम कहते हैं जलोढ़। ओके, तो सर्वाधिक विस्तार। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, लगभग में आपके 43.6% एरिया पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। और प्रश्न हमारा है कि स्वयं जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं? तो स्वयं जुताई वाली मृदा की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा आपका? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? सबसे ज्यादा काली मिट्टी में जो खेती आपकी होती है वो होती है आपकी कपास की। तो कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद अगर बोले तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और रेगुर मिट्टी के बाद में इसे हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारी काली मिट्टी है इसको हम उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसे हम उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करेल। उत्तर प्रदेश में इसे हम करेल के नाम से जानते हैं। और एक कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग में जो मिट्टी लाई जाती है उसे हम कपास की खेती के लिए। बात करेंगे मृदा दिवस कब मनाते हैं, तो 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा, जो स्वतः जुताई वाली जो मृदा होती है उसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो स्पष्ट हुआ कि इसका आंसर जो हमारा है वो क्या होगा आपका? काली मिट्टी। प्रश्न है कि स्वच्छंद उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हो सकते हैं? तो मतलब आपकी इच्छा के अनुसार जो भी आप उद्योग कर सकते हो, तो ऐसे उद्योग आप कहाँ कर सकते हो? कच्चे माल के निकट, बाजार के निकट, जल संसाधन के निकट या किसी भी जगह। आप उद्योग किसी भी जगह कर सकते हो भारत में, इसके लिए कोई भी समस्या प्रकट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आप जो स्वच्छंद जो उद्योग है उनको आप किसी भी जगह स्थापित कर सकते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भी स्थापित कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? अचल कुमार ज्योति, श्रीमती BS रमा देवी, मीरा कुमार या सुचेता कृपलानी। अगर हम यहाँ से बात करेंगे निर्वाचन आयुक्त, तो भारतीय संविधान में कुल मिला के आपके 22 भाग हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर भागों की संख्या देखें तो कुल मिला के 25 भाग हो चुके हैं आपके भारतीय संविधान में। उसी में जो भाग नंबर आपका भाग नंबर 15 है। अगर भाग नंबर 15 की हम बात करें, ठीक है, तो भाग नंबर 15 में क्या है आपके? निर्वाचन आयुक्त। क्या है? निर्वाचन आयुक्त है भाग नंबर 15 में। और जिससे अनुच्छेद जो संबंधित करेगा, अनुच्छेद 324 से 329। तो भारत का निर्वाचन आयुक्त कैसा निकाय है, ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो एक स्वतंत्र निकाय है। कैसा निकाय है आपका? स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय। तो आपका एक चीफ निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके सहयोगी क्या होते हैं? 2 सदस्य। तो कितनी श्रृंखला होती है सदस्यों की? 2 सदस्य होते हैं और एक चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में आता है। और उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती BS
रमा देवी। ओके, अगर हम यहां से देखें कि जो हमारा निर्वाचन आयुक्त होता है, इसमें जो मतदान की जो आयु होती है वो कितनी है, 18 वर्ष। यानी कि अगर हम 18 वर्ष के हैं तो मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 18 वर्ष, लेकिन पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि 61 संविधान संशोधन 1988, 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत जो मतदान करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। जब ऐसा किया गया भारत में, तो उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, आपके राजीव गांधी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पे राजीव गांधी थे। तो मतदान की आयु 61 संविधान संशोधन 1988 के द्वारा कितनी कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष के अगर हम वर्तमान समय में होते हैं तो हम मतदान कर सकते हैं। तो मतदान के लिए भाग नंबर 15 है, 324 से 329 से स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है। तो संविधान के अंतर्गत भी इसकी चर्चा की जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, तो पहला इसका आंसर क्या हुआ, बीएस रमा देवी। अगर हम बात करें तो मीरा कुमार कौन है, पहली लोकसभा अध्यक्ष है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है आपकी। सुचेता कृपलानी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, आपकी सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे और भी एक नाम होता सरोजिनी नायडू का, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू जी बनेंगी। ठीक है, इस तरह हमने देखा। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड ने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांतों की अवधारणा को उधार लिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। अब भारत ने कहां से लिए, भारत ने आयरलैंड से लिए हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है कि आयरलैंड ने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, फ्रांसीसी संविधान, रूसी संविधान, जापानी या स्पेनिश संविधान। तो सभी लोगों को पता होगा कि भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, लेकिन आयरलैंड ने कहां के संविधान से लिए हैं, तो आयरलैंड ने आपके स्पेनिश के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं, तो स्पेनिश के संविधान से लिए हैं। अब देखते हैं डीपीएसपी, यानी कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में क्या है, डीपीएसपी। अब डीपीएसपी जो है आपके भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में है, और आर्टिकल आपका संबंधित है, आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51। तो भारत ने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए, और आयरलैंड ने कहां से लिए, तो आयरलैंड ने कहां से लिए, तो आयरलैंड ने स्पेनिश के संविधान से लिए थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी जैसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 43A, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, जो आपके पेपरों में बहुत आते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में जो भी श्रमिक कार्य करते हैं उनके लिए संबंधित होता है, तो उद्योगों के प्रबंधों के लिए है, उद्योगों के प्रबंधों के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 43B, सहकारी समितियां बनाने के लिए, ठीक है, किसके लिए, सहकारी समितियां बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जिसकी बात हम करते हैं। उसके बाद अगर और भी यहां से देखें तो देखिएगा आर्टिकल नंबर 48A पर्यावरण से संबंधित होगा,
ठीक है, किससे संबंधित होगा? आपके पर्यावरण से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा? आपका पर्यावरण से संबंधित होगा। उसके बाद और भी अगर बात करें, अनुच्छेद नंबर 51, क्या? तो 51 आपका एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से क्या है? संबंधित है, जिसे हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, राइट। तो आपके ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। आपको ये डिटेल पार्ट में भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ देखे हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, उद्योग के प्रबंधन से संबंधित हो गया, सहकारी समितियां जो होती हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज होती हैं। अनुच्छेद 48 से अगर पर्यावरण से संबंधित होता है, और आपकी अगर अनुच्छेद बात करेंगे 51, तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तो भारत का एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो आपके सिर्फ शामिल है किसमें? विदेश नीति में, तो डीपीएसपी में आता है। तो इसका जो आंसर होगा कि भारत ने आयरलैंड से ग्रहण किए थे, लेकिन आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिए थे? तो आयरलैंड ने स्पेनी संविधान यानी कि स्पेन के संविधान से ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे होते हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? तो वो हमने लिए हैं सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस से हमने ग्रहण किए हैं। ठीक है, और सोवियत संघ रूस को हम बोलते हैं यूएसएसआर के नाम से जानते हैं इसको हम। लेकिन अगर बात करें क्या प्रारंभिक जब संविधान बना था तो क्या एक भी मौलिक कर्तव्य था या नहीं था? तो जब प्रारंभिक संविधान बना था तो कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो प्रारंभ में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? आपके 11। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं था, लेकिन उसके बाद 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार एक ऐसा कर्तव्य है जो आपके मौलिक कर्तव्य भी है और आपके राज्य का नीति निषेध तत्व भी है और आपके मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी आता है। उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ स्थिति में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगर आर्टिकल की बात करेंगे कौन सा अनुच्छेद शामिल है, तो अनुच्छेद नंबर 51A, 51A शामिल है आपके किससे? मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसका जो आंसर होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल करनी चाहिए हमको, वैज्ञानिक सोच का विकास है, संविधान का पालन है, यानी कि आंसर होगा कौन से शामिल है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या शामिल है? उपयुक्त सभी शामिल हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? एक क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें एक ही विश्वविद्यालय है जिसको हर बार रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त होता है। क्या है आपका? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। कहां पर है? आपके लंदन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, ये आपके बेंगलोर में है, भारतीय विज्ञान संस्थान। लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा आंसर नंबर, ठीक है, तो आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी?
तो भगवान महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ, सिरबड़बेल गोला में, लुम्बिनी में, पुलुगुमलई में या पावापुरी में। भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु कहाँ हुई थी, आपके पावापुरी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पावापुरी। तो मृत्यु कहाँ हुई होगी, पावापुरी में। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था वैशाली में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी पावापुरी में। सिल्वरबेल गोला की अगर हम बात करें, ये जो सिल्वरबेल गोला है इसमें किसकी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था और सिल्वरबेल गोला में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। लुम्बिनी की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध, लुम्बिनी आपके नेपाल में है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, आप कुछ पॉइंटों को याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपके वैशाली में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और देखिएगा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की वो कहाँ पर हुई थी, आपके कुशीनगर में। कुशीनारा बोल देते हैं या कुशीनगर, ठीक है, ओके, ठीक है ना, एकदम। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद। अगर हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में चलेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 जो हमारे होते हैं वो किस श्रृंखला में आते हैं, वो आपके मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में आते हैं। ओके, तो किस में आते हैं, आपके मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में आते हैं। तो जितने भी आपके आर्टिकल आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों को कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अब 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक क्या है, अधिकार है। उसमें एक आर्टिकल नंबर है आपका 15। 15 की बात अगर कर लेते हैं तो इस आर्टिकल को हम ले लेते हैं 15A बोलो या 15 बोलो, बात यही है। किसी भी जाति या मूल या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, तो कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि मूल जाति, लिंग, वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 15 या 15A। दूसरे अगर बात करेंगे तो दुकानों होटलों पर जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए संबंधित है, होटलों व दुकानों पर। और जो तीसरा जो आर्टिकल है हमारा, अगर हम चौथे आर्टिकल की बात करें तो SC ST OBC किसी पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। और अगर 15(3) की अगर बात करेंगे तो महिलाओं के भेदभाव से संबंधित आर्टिकल है। तो प्रश्न है हमारा, महिलाओं के भेदभाव से संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है, आपका 15(3). ओके, क्या आर्टिकल है, 15(3). ठीक है, वो आर्टिकल है आपका 15(3). लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में जो आर्टिकल आते हैं वो हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। कितने आर्टिकल आते हैं हमारे, ठीक है, 12 से लेके 35। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, 12 से लेके 35 आते हैं। और हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया है। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे। महर्षि कर्वे की अगर हम बात करेंगे तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय
महिला विश्वविद्यालय किसने बनाया? महर्षि कर्वे के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1916 में। ठीक है, कहां पर? पुणे में। तो महर्षि कर्वे ने भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाया था, और कहां पर बनाया था? 1916 में आपके पुणे में बनाया था। उसके बाद प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? तो सती प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन जो किया गया था 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर 1829 में यहां पर जो वायसराय थे, जो गवर्नर थे, उनको कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत में समाज सुधारक के रूप में अगर हम बात करेंगे तो समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने क्या करा था? इन दो व्यक्तियों ने, यानी कि राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को 4 दिसंबर 1829 से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सती प्रथा, अगर यही पॉइंट पूछा था कि सती प्रथा का प्रथम जो उल्लेख है, सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है वो कहां से लिया गया? तो एरण अभिलेख से लिया गया। तो सबसे पहले सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है वो एरण अभिलेख में मिलता है, और एरण जो अभिलेख था ये भानुगुप्त का अभिलेख। भानुगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक था, तो सबसे पहले भानुगुप्त के अभिलेख में सती प्रथा प्रदर्शित होती है। और एरण की बात करेंगे तो एरण जो प्लेस है वो आपके मध्य प्रदेश में है, और राजा राम मोहन राय ने पूरी तरह से अंत कर दिया गया था, क्योंकि इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। इसके विरोध में इन्होंने प्रश्न उठाया था, और पूरी तरह से नियम नंबर 17 बनाकर, नियम नंबर यानी कि रूल नंबर 17 को बनाकर, ठीक है, पूरी तरह से जो सती प्रथा थी उसको बंद कर दिया गया था। ये आंसर बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने पूरी तरह से सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। विलियम बेंटिक के समय में एक कर्नल सैलीमैन को नियुक्त किया गया था। कर्नल सैलीमैन, इन्होंने क्या करा था? 1830 में ठगी प्रथा को बंद कर दिया गया था। ठगी प्रथा को बंद कर दिया गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो ठगी प्रथा को भी बंद किया गया था 1830 में, और 1829 में सती प्रथा का पूरी तरह से भारत में उन्मूलन कर दिया गया। ओके, 31 प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? तो किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, या भारत के प्रधान न्यायाधीश को? अगर मैं बात करूं कि लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में स्थापित या उनके पद का इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिकल नंबर 93, अनुच्छेद नंबर 93 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल नंबर 93 यानी कि 93 के अकॉर्डिंग होता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत? एक ज्ञात होता है हमको, अनुच्छेद नंबर 52। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, तो अनुच्छेद नंबर 75। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52 में कहते हैं इस बात को। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपके लोकसभा है, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे या प्रथम स्पीकर बोले, स्पीकर भी बोल सकते हैं, तो गणेश वासुदेव मालवंकर।
तो गणेश वासुदेव मालवंकर के यहाँ डिप्टी स्पीकर नहीं, आपके पहले प्रथम स्पीकर हैं। अब पहली महिला स्पीकर अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। अगर पहली महिला स्पीकर की बात करेंगे, फर्स्ट महिला स्पीकर मीरा कुमार, मीरा कुमार, ठीक है। दूसरी अगर महिला की बात करेंगे, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, ठीक है। तो कभी भी अगर लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, किसको देगा? तो डिप्टी स्पीकर को देगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। भारत में लोकसभा की कुल मिलाकर 552 सीटें हैं, लेकिन अभी जो हाल ही में सीटें जो गिनी जाती हैं वो 545। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किस भारतीय राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 31 राज्यसभा की सीटें हैं। ओके, कह रहे हैं फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता था? तो 2021 का खिताब किसने जीता था? एल नॉरिस ने, डेनियल रिक्वार्डो ने, लुइस हैमिल्टन ने, या मैक्स वेरस्टेन ने? बात करेंगे बेस्ट पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ये कुछ पुराना क्वेश्चन है, तो ठीक है, देख लीजिएगा ओनली इसको। करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण लॉन्च किया था। यानी कि SDG का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया था? डायरेक्टली प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। गृह मंत्रालय ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, नीति आयोग ने, या कहें पंचायती राज मंत्रालय ने? तो इसका अगर ठीक आंसर की बात करेंगे तो बताइएगा क्या होगा। उससे पहले अगर हम कुछ यहां से बात कर लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। और जब स्थापित किया गया था तो इसका जो मुख्यालय था वो कहां पर था? आपके कोलकाता में। लेकिन 1937 में इसके मुख्यालय को उठाकर कहां कर दिया गया था? बंबई में। तब से इसका मुख्यालय जो है वो आपके बंबई में, ठीक है। तो सबसे प्रमुख योगदान इसकी हिल्टन यंग आयोग की समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, RBI का। ओके, सभी लोगों को पता होगा। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, RBI। तो भारत का एक केंद्रीय बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक होता है, इसे हम बोलते हैं भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम बोलते हैं RBI। प्रश्न है कि SDG किसने रिपोर्ट जारी करी है? तो SDG आप हमेशा कौन रिपोर्ट जारी करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग की फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है। अब अगर इसकी हम बात करेंगे, इसका मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जब से नीति आयोग बना है इसके अध्यक्ष क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इसके प्रधान अध्यक्ष हैं। अगर इसमें बात करें इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। इसकी पहली CEO बोले या पहली महिला CEO बोले तो सिंधु श्री खुल्लर,
सिंधु श्री खुल्लर। ओके, तो सिंधु श्री खुल्लर क्या है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, सॉरी पहली महिला सीईओ बोले या पहली महिला सीईओ बोले या पहला सीईओ बोले, तो सिंधु श्री खुल्लर। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो करंट अफेयर्स में हम वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इसके उपाध्यक्ष हैं, जो इसके सीईओ हैं, उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना कि इसको किसने लॉन्च किया, तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ओके, ठीक है। ये प्रश्न बहुत आएगा, एसडीजी वाला इंपॉर्टेंट है। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन किस भारतीय केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया है? तो रूस के व्लादिवोस्तोक में एक सम्मेलन हुआ है जिसे कहा है छठे पूर्वी आर्थिक मंच। किसने भाग लिया? धर्मेंद्र प्रधान ने, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमण या पीयूष गोयल? क्या आंसर होगा आपके? हरदीप सिंह पुरी। क्या आंसर होगा? हरदीप सिंह पुरी ने इसमें भाग लिया है भारत की ओर से। रूस की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, रूस जो है इसमें 11 मानक समय आते हैं आपके। पहले इसमें 11 मानक समय आते थे, लेकिन अभी इसमें 9 मानक समय गिने जाते हैं। कितने मानक समय आते हैं? तो सर्वाधिक मानक समय वाला देश है, और रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है उसे क्या कहते हैं? हम रूस कहते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को। और मुद्रा की बात करेंगे तो रूबल। रूबल क्या है? इसकी कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित से विटामिन सी की कमी से, विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। पूछ रहा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। पहली बात तो जितने भी विटामिन है सभी के केमिकल नेम हमको याद होने चाहिए। जितने भी विटामिन है सभी के केमिकल नेम याद होने चाहिए। आपको पता है कि रतौंधी, रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, सभी को पता है। इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं विटामिन ए को? रेटिनॉल। ठीक है, आपको जितने भी विटामिन है सभी के केमिकल नेम आपको पता होने चाहिए। जैसे B2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लोविन। ठीक है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, सॉरी टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को, और विटामिन डी को बोलते हैं हम, तो विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? तो विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और जितने भी हमारे विटामिन होते हैं तो देखिएगा, विटामिन जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बी और सी, और जो वसा में होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के। ए क्या है? वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील याद रखिएगा बी और सी। सभी के नाम याद रखिए। B1 को हम कहते हैं थायमीन, सी विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसी प्रकार हमें सबके नाम याद रखने हैं। ठीक है, जितने भी विटामिन आपके होते हैं, विटामिन की जो खोज करी थी वो कैसिमिर फंक ने की थी। किसने की थी? कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज करी थी, तो इन्होंने ही विटामिन को नाम दिया था। ठीक है, तो रतौंधी जो होता है वो किसकी विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से हमको क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। अगला है कि दाब मापने का एसआई इकाई क्या है? तो दाब मापने की देखिए कैंडला, केल्विन, एम्पियर या पास्कल। बात करेंगे कैंडला, तो कैंडला ज्योति तीव्रता की इकाई। केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन आपकी ताप की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? पास्कल। पास्कल किसकी इकाई होगी? तो पास्कल आपकी दाब की इकाई होगी। ठीक है, अगर हम ताप की बात करेंगे तो देखिएगा, ताप जो होता है वो आपके फ़ारेनहाइट, सॉरी पहले लिखते हैं सेल्सियस। ठीक है, ताप किस में होता है? सेल्सियस। सेल्सियस, सेल्सियस के बाद फ़ारेनहाइट होता है, और फ़ारेनहाइट के बाद अगर बात करेंगे तो केल्विन। ठीक है, अब देखिए आप इस बात को समझिएगा, ये 3 पॉइंट। अगर मैं मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर का ताप जो होता है वो सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस।
अगर फॉरेनहाइट में वही मैं बात करूं तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, बिल्कुल। अगर वही मैं बात करूं कि केल्विन में कितना होता है तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन। ये मानव शरीर के ताप की बात मैंने की है आप लोगों से, तो याद रखिएगा वैद्युत धारा भी होता है। वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इस तरह हमने देखा कि 36वें प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो क्या है आपके? पास्कल। क्या आंसर है आपका? पास्कल। ठीक है। तो भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आपके स्वामी विवेकानंद बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जयदेव नहीं, नामदेव भी नहीं, यानी कि कौन है आपके? रामानंद है। कौन है आपके? रामानंद है। ठीक है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है कि प्रत्येक जीव का प्राकृतिक आवास कहलाता है। तो प्रत्येक जीव का जो प्राकृतिक आवास होता है उसको क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, निकेत कहते हैं, आदत कहते हैं। आदत तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। पर्यावास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक जीव का जो प्राकृतिक वास होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पर्यावास के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कि उस विशेषता का नाम बताइए जो जीवों को अपने आवास की परिस्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है। जो जीवित रहने की अनुमति देता है उसको बताना है। समायोजन, अनुकूलन, जलवायु अनुकूलन या अनुकूली विभिन्नता। ठीक है। तो प्रश्न देखिएगा, जीवों को अपने आवास की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुमति देता है। आप इस बात के प्रश्न को समझिएगा कि आप किसी घर में रहते हैं और वो घर आपके लिए क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए, तभी आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें रह सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? अनुकूल रहेगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका भी आंसर अनुकूल आपका होगा। ठीक है। भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से मिलान कीजिए। तो लोक नृत्य आपको मिलान करने हैं। ए ऑप्शन है और ए आपके क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से मिलता है आपका मटकी। मटकी कहां से मिलेगा? मध्य प्रदेश से मिलेगा। मेघालय से मिलेगा नोक्रेम, मेघालय से मिलेगा। अगर गोवा की बात करेंगे तो घोड़े कहां पर होता है? आपके गोवा पर होता है। और केरल की बात करेंगे तो केरल में होता है ओटमथुल। ठीक है। तो इस तरह अगर आंसर देखेंगे तो आंसर होगा मेरा बी। तो बी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो आपके लोक नृत्य से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ओकुन का नियम के भी संबंध स्थापित करता है। तो ओकुन जो है वो आपके बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो बेरोजगारी और जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैसे गणना करते हैं जीडीपी की, ये समझिएगा। तो जीडीपी की जो गणना करेंगे हिंदी में अगर हम बोलें तो सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद इसको हम बोलते हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं और समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो देखिएगा, अगर भारत के मैप की अगर मैं बात करूं तो ये भारत की क्या है, ऐसे अगर मैं जाऊं तो ये देखिएगा भारत का मैप कुछ इस टाइप से अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए भारत की सीमा के अंदर, ये भारत की सीमा है, ऊपर से नीचे तक अगर मैं बात इसकी करूं तो ये सब क्या है? भारत की सीमा। तो भारत की सीमा के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझिए, भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष के भीतर जो भी इनकम होती है, एक वर्ष के भीतर जो भी इनकम होती है, चाहे वह देशी व्यक्ति हो, भारत में रहने वाला व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, तो दोनों के अकॉर्डिंग भारत की सीमा के अंदर रहकर जो भी एक साल में इनकम होती है, जो एक साल में आय होती है, उसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से उसको हम जानते हैं। बात समझ गए? तो सिंपल सी परिभाषा है कि एक वर्ष के अंदर जो भी भारत में लोग रहते हैं वो इनकम करते हैं, चाहे वो विदेशी कंपनी के द्वारा की गई हो या आपके भारतीय कंपनी के द्वारा की गई है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं
ठीक है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो आपका ओकुन का जो नियम आता है वो आपकी बेरोजगारी और जीडीपी से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, बेरोजगारी भी कई सारे प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत में शास्त्रीय नृत्य की सूची में आता है? तो शास्त्रीय नृत्य की सूची में कौन सा आता है, यानी क्लासिकल डांस की बात की जा रही है। तो देखिएगा, भारत में दो प्रकार के डांस होते हैं। एक तो होता है लोक नृत्य और दूसरा होता है आपका शास्त्रीय डांस। ठीक है, शास्त्रीय। तो भारत में कितने शास्त्रीय डांस हैं? आपके 8 हैं। तो उनकी रूपरेखा निर्धारण की जाती है, लेकिन आपकी लोक नृत्य जो होते हैं इनकी कोई भी रूपरेखा निर्धारित नहीं की जाती है। तो अगर मैं बात करूं, सतारिया आपके असम में है और असम का एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये सब आपके असम के हैं, लेकिन आपका जे नहीं क्लासिकल डांस है ना ये क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट, हमारा ऑप्शन नंबर पहला। यहीं पर अगर मैं बात देखूं तो देखिएगा, भरतनाट्यम जैसे हमारा होता है, भरतनाट्यम कहाँ होता है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। ऐसे ही मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम आपका होता है केरल में। फिर आता है हमारा कथकली, ये भी कहां पर? आपके केरल में। फिर आता है कथक, बोले तो कथक उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मणिपुरी, कहाँ होगा? मणिपुर में होगा। ठीक है, सेम होगा मणिपुर में। फिर उड़ीसी आता है, कहां पर होगा? उड़ीसा में होगा। ठीक है, फिर आपका अभी आपने पढ़ा सतारिया। ठीक है, फिर आता है कुचिपुड़ी। तो इस प्रकार के कुल हमारे 8 क्लासिकल डांस आपके होते हैं जो आपके सामने लिखे हैं। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो कहां पर होगा? आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो 8 होते हैं, आप इनको याद रखिएगा अच्छी तरह से। 42 क्वेश्चन था हमारा, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक हैं। कल हम 42 से आगे के प्रश्न पढ़ेंगे, तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।